का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ रेस्क्यू 1112 के सी आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे इस अभी तक के ऑपरेशन के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। आबिद साहब, क्या तफसीलात हैं अभी तक आपके पास? यहाँ पे कितना % आग पर काबू पा लिया गया है? क्या बाला हुकाम को आपने अब तक रिपोर्ट भेजी है? देखें, जो इस वक्त बिल्डिंग के हालात हैं वो तो मखदूश हो गई है पूरी बिल्डिंग, और इसका बैक साइड जो है वो ऑलरेडी कोलैप्स कर चुका है। फ्रंट साइड जो है उस पर फायर फाइटिंग का अमल भी जारी है, और इसमें जितने विजिबल क्रैक्स तो रात को ही आ गए थे, जिस तरह की इंटेंसिटी थी, तो उसमें एक्सपेक्टेड यही था कि ये साइड भी इसकी कोलैप्स हो जाएगी। और अभी आप देखें कि इसका नीचे का हिस्सा तो कोलैप्स हो गया है, ऊपर का जो फ्लोर है इट्स अबाउट टू कोलैप्स, और इसके अंदर जितना मटेरियल था वो सारा फ्लेमेबल मटेरियल था, और जिसकी वजह से बड़ा चैलेंज है हमें। और दूसरा क्योंकि इसमें एक्सेस नहीं मिल रही थी, एंट्री नहीं थी प्रॉपर्ली, क्योंकि प्रॉपर्ली बिल्डिंग अगर तीनों हिस्सों से देखें तो ये काफ़ी सील्ड बिल्डिंग है, और जहाँ से इसकी विंडोज़ हैं वहाँ पर इस पर ऑलरेडी जो स्टील की जो है वो जालियाँ लगी हुई हैं, और उसके बाद पीछे जो ब्लॉक्स लगे हुए थे, तो इसी वजह से उसको वेंटिलेशन भी नहीं मिल रही थी, और इंटेंसिटी की वजह से इसका पूरा स्ट्रक्चर जो था वो ऑलरेडी वीक हो चुका था। तो जहाँ तक फायर फाइटिंग का ताल्लुक है तो इसमें 70% अगर हम, क्योंकि परसेंटेज देना बड़ा मुश्किल होता है इस तरह की कभी भी टेक्निकल सिचुएशन में, तो 70% तो चले उसके हमने फायर को कंट्रोल किया है, लेकिन अभी तक अंदर भी इसके फ्लेम्स नज़र आ रहे हैं, अभी तक मटेरियल जल रहा है, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ पर कंटिन्यूस आपने देखा है फ़ोम का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे सवाल हो रहा था कल से कि फ़ोम इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा, तो ये भी मैंने दूसरे प्रोग्राम्स में बताया, एज़ पर नीड इस्तेमाल होता है, हर जगह उसकी नीड नहीं होती, और जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपर्ली वहाँ पर हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इस ऑपरेशन में टाइम लगेगा, और क्योंकि पहले तो इसको कंट्रोल करें और उसके बाद फिर कूलिंग का अमल इसको स्टार्ट करें, सर्च का अमल जारी करें, क्योंकि अभी साथ साथ जहाँ पर हम सर्च कर रहे हैं वो बहुत ही लिमिटेड स्पेस है जहाँ पर हमें एक्सेस मिल रही है, स्मोक अभी तक बहुत ज़्यादा है। तो अभी इसमें आप ये समझें कि अगर आज इसको इंशाल्लाह कंट्रोल कर लेंगे आग को, उसके बाद कूलिंग प्रोसेस में भी हमें 3-4 दिन लग जाएंगे, और सबसे बड़ा जो चैलेंज हमें रहेगा, जो अभी भी है और आगे भी रहेगा, वो क्योंकि जिस एरिया में हम खड़े हुए हैं और इस एरिया से इस मटेरियल को यहाँ से निकालना, इस मलबे को यहाँ से निकाल कर शिफ्ट करना, इसमें हमें चैलेंज रहेगा ज़रूर है। अच्छा आबिद साहब, ये बताइएगा कितनी फ़ीसद ये इमारत जो है मुनद्दम हो चुकी है? आप इस पर कोई अंदाज़ा? परसेंटेज तो इस तरह से मैंने आपको ना किसी चीज़ की भी परसेंटेज देना थोड़ा सा अभी ड्यूरिंग द ऑपरेशन मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि जो बिल्डिंग है, इस पूरी बिल्डिंग के जो हालात हैं वो बहुत इस वक्त मखदूश है और बहुत वीक स्ट्रक्चर हो चुका है। तो थोड़ा सा मुश्किल है इसका कि आप ये अभी कैसे कितनी मुंदम हो चुकी है और कितनी मुंदम हो जाएगी, लेकिन ये है कि ऑलरेडी पूरी बिल्डिंग जो है वो वीक हो चुकी है, इसका स्ट्रक्चर वीक है। जी आबिद साहब, आप पूरे सिंध में आपका रेस्क्यू 1112 का ऑपरेशन होते हैं, कराची में इस तरह की और कितनी इमारतें हैं जहाँ पे आप वहाँ पे विजिट आपने किया हो, या फिर आपके पास इंफॉर्मेशन आई हो कि वहाँ पे भी इसी तरह के एग्जिट्स नहीं हैं और इस तरह के मसाइल या SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं होता और आग बुझाने के आलात उन इमारतों के अंदर नहीं होते? देखें, इसमें आपको शायद याद हो कि इसमें लास्ट ईयर भी एक बिल्डिंग ऑडिट हुई थी और उसकी भी रिपोर्ट सामने आई थी, और अभी भी अगर हम देखें तो अनफॉर्चुनेटली इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो पूरा जो फोकस हमारे फायर फाइटिंग पे होता है, और होना भी चाहिए, लेकिन उससे पहले जो प्रिवेंशन साइड है उस पर फोकस नहीं होता। और इस बिल्डिंग के अगर प्रिवेंशन साइड, इसमें अगर हेल्थ सेफ्टी के अगर इंतज़ामात को प्रॉपर देखा गया होता तो आज शायद इस बिल्डिंग के हालात इस तरह से नहीं होते। और अगर आगे फ्यूचर में भी अगर हेल्थ सेफ्टी के इवन बिल्डिंग कोड्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और इस तरह की कमर्शियल बिल्डिंग्स या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में फायर सिस्टम का सिस्टम नहीं होगा, हाइड्रेंट्स नहीं होंगे, फायर सप्रेशन सिस्टम नहीं होंगे, तो इस तरह का इंसिडेंट हम दोबारा एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। तो बेहतर है कि हमें अपनी हेल्थ सेफ्टी पे काम भी करना चाहिए, इंश्योर करें हम फायर सेफ्टी के हालात को, हम ट्रेनिंग्स पे इंश्योर करें। रेस्क्यू 1112 की तरफ से हम ट्रेनिंग्स का आगाज़ कर चुके थे 2022 में, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें ड्रिल्स भी कराई जा रही हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है, लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। तो जो ऑडिट हुई थी उस पर एक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और इस तरह से हमें ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेकिन इस तरह की जो एसोसिएशन हैं उनको भी इस पर काम करना चाहिए, कि जैसे वो अपने इस तरह की बिल्डिंग्स में खुदा न खास्ता जब आग लगती है तो जिस तरह से उनका नुकसान होता है उसको बचाया जा सके। साहब, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि कराची शहर में रोज़ाना इमारतों में या रोज़ाना आग लगने के वाक़यात जो हैं वो रूनुमा होते हैं, तो जहाँ जहाँ कितनी फ़ीसद आपको जगहें ऐसी इमारतें या मिली हैं जहाँ पे कोई इस तरह की सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं वहाँ पे ली हुई हो, और फिर कितना % आपको इसमें नज़र आता है कि वहाँ पे कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस ली गई? देखें, बहुत ही कम इमारत अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर, या अगर हम पूरे प्रोविंस की बात कर लें जिन्होंने
जो सेफ्टी के जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हुए हों। और मैक्सिमम जो बिल्डिंग्स हैं उसमें सिस्टम्स नहीं होते, और अगर सिस्टम लगा होता है तो वो फिर काम नहीं कर रहा होता, या अगर काम कर रहा होता है तो उनके पास टेक्निकल लोग नहीं होते जो उसको फिर यूज़ कर सकें। तो ये चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज है, और जिस पे हम सबको मिलकर काम करना होगा। और इसमें अगर हम लोग ये इंश्योर कर सकें कि हमारे पास जो 100% बिल्डिंग्स हैं, 100% बिल्डिंग्स हैं, अगर वहाँ पर हम अपने इस तरह के आलात को या इक्विपमेंट्स को इंश्योर करें, तो इस तरह की जो फायर इमरजेंसीज़ हैं और इस तरह के जो फायर के जो इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा कमी नज़र आएगी।